Hello and welcome to the 28th session of economics. We are actually dealing with the second chapter from Indian economic development. So far, we have finished two sessions of this chapter. In our last session, we have seen that in 40 years, that is from the time period 1950 to 1990, इन 40 ईयर्स में कौन कौन से गोल्स अचीव करने हैं गवर्नमेंट को, दैट वी हैव सीन इन पॉइंट्स. टुडे in this session we are going to see in detail about this points. So from 1950 to 1990, in 40 years में 7 5-year plans implement हुए थे. 7 5-year plans implement हुए थे. अब इन 7 5-year plans में इन सब चीज़ों को एज ए मिडल में रखा गया, दैट we have to achieve all these long period objectives. Now today in this session we are going to look in detail about all these objectives one by one. So the 5 long period objectives are growth, modernization, self-reliance, equity and full employment. So let's start with first of all the growth. If someone asks you in simple terminology what is the meaning of growth, so that is here in the first line. Growth refers to increase in country's capacity to produce the amount of goods and services. कोई भी कंट्री ग्रोथ कर रही है, ये हम कैसे बता सकते हैं? जब उस कंट्री की कैपेसिटी टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विस इंक्रीज हो रही है, देन यू कैन से ग्रोथ हो रहा है. दैट इज सिंपल डेफिनेशन ऑफ ग्रोथ. इफ एनी कंट्री इज इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यू कैन से द ग्रोथ is in that country. Now ग्रोथ होना चाहिए, लेकिन कैसा ग्रोथ होना चाहिए? दैट इज़ इन द सेकेंड लाइन. स्टेडी इंक्रीज होना चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि कभी ग्रोथ हुआ कभी डाउन हो गया, देन अगेन द ग्रोथ इज देयर, देन अगेन नो द थिंग्स आर नॉट वर्किंग. दैट इज़ नॉट प्रॉपर ग्रोथ. प्रॉपर ग्रोथ इज द स्टेडी ग्रोथ. स्टेडी इंक्रीज इन जीडीपी इज़ अ गुड इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ. हमने फर्स्ट लाइन में ये देखा ग्रोथ किसे कहते हैं, जहाँ हमने देखा कि अगर प्रोडक्शन गुड्स एंड सर्विस का बढ़ रहा है तो उसे ग्रोथ कहेंगे. अब थोड़ा और ग्रोथ के बारे में, जिसमें सेकेंड पॉइंट में ये है कि स्टडी इंक्रीज होना चाहिए. दैट इज़ द गुड इंडिकेटर फॉर द ग्रोथ. नाउ द जीडीपी. व्हाट इज जीडीपी? द डेफिनेशन ऑफ जीडीपी इज हियर. जीडीपी इज द मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस इन द कंट्री ड्यूरिंग द ईयर. नाउ व्हाट इज जीडीपी? GDP is the market value of all the goods and service produced in the country during the year. See, market value of goods and service, कितने goods and service produce हुए हैं उसकी बात नहीं हो रही है. GDP की definition में अगर आप इतना लिखते हो कि GDP means goods and service produced in the country, then the answer is wrong. It is the value of goods and services. जितने goods and service बने हैं उनकी value क्या है ये आपको जीडीपी की डेफिनेशन में लिखना है. ओके, दैट इज इन द सेकेंड लाइन. नाउ द थर्ड पॉइंट, जीडीपी ऑफ ए कंट्री इज डिराइव्ड. ओके, अब किसी भी कंट्री को जीडीपी मेजर करना है तो कैसे मेजर करते हैं? द जीडीपी इज डिराइव्ड फ्रॉम द डिफरेंट सेक्टर्स. अब सेक्टर्स कितने हैं? देयर आर 3 सेक्टर्स: एग्रीकल्चरल, इंडस्ट्रियल एंड सर्विस सेक्टर. सो दीज आर 3 सेक्टर्स. आपने आगे के स्टैंडर्ड्स में भी पढ़ा होगा, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी. ये सेक्टर्स ही हैं. इन सब सेक्टर्स से मेजर होता है जीडीपी. तो कंट्रीब्यूशन मेड बाय ईच सेक्टर इज नोन एज स्ट्रक्चरल कॉम्पोजिशन ऑफ द इकोनॉमी. अब 1 मार्क के लिए टॉपिक आ सकता है, व्हाट इज स्ट्रक्चरल कॉम्पोजिशन? स्ट्रक्चरल कॉम्पोजिशन मतलब जितने भी सेक्टर्स हैं उनका कंट्रीब्यूशन टुगेदर इज नोन एज स्ट्रक्चरल कॉम्पोजिशन ऑफ द इकोनॉमी. Now, as you know, the chapter is about 1950 to 1990. क्यों इन्हीं 40 ईयर्स को चुना गया? बिकॉज 91 में नई पॉलिसी आई थी, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, दैट इज़ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन. ये नई पॉलिसी आई थी जिसमें बहुत सारे चेंजेस थे. सो आफ्टर 1991 कंट्रीब्यूशन ऑफ सर्विस सेक्टर टू जीडीपी इंक्रीज्ड
91 से पहले मतलब 50 से लेकर 90 तक का सिनेरियो एंड 91 के बाद की बात है यहाँ पे। 91 के बाद जो 3 सेक्टर हमने लास्ट पॉइंट में देखे, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, उसमें से सर्विस सेक्टर दैट इज टर्शरी सेक्टर का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन बढ़ा नियरली 42%। सी 100% में से 42% कंट्रीब्यूशन सर्विस सेक्टर का है, विच इज़ एक्चुअली गुड इंडिकेटर। बिफोर 1990 एग्रीकल्चर सेक्टर का ज़्यादा कंट्रीब्यूशन था जीडीपी में। 91 के बाद क्या हो गया, एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन जीडीपी में कम हो गया एंड सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा हो गया। The phenomenon of growing share of service sector was accelerated in the post-1991 period. This is the onset of globalization. 91 के बाद सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन बढ़ने लगा, जिससे आप ये कह सकते हो कि यहाँ से स्टार्ट हुआ ग्लोबलाइजेशन इन आवर कंट्री, बिकॉज सर्विस सेक्टर का काम बढ़ने लगा। 42% कंट्रीब्यूशन सर्विस सेक्टर का रहा, विच इज़ एक्चुअली अ गुड इंडिकेटर. So you can say the country is moving towards globalization. That was something about the growth. Now the next point, modernization. See, ये फर्स्ट चैप्टर में हमने देखा था that on the eve of independence, India was lacking in technology, and Britishers during those days has never taken any initiative to modernize the things in our country. So what happened? See, India was not able to reduce the cost of production and also not able to compete with international brand. Therefore, modernization was required to increase the use of capital, machinery, change in social outlook and cultural life of people. See, when I talk about modernization, generally students के दिमाग में क्या चीज़ आती है? They talk about machinery. They talk about technology. They talk about capital and all that. But जब यहाँ हम मॉडर्नाइजेशन की बात कर रहे हैं तो ये सब तो है ही, चेंज इन टेक्नोलॉजी, चेंज इन मशीन्स एंड ऑल दैट, लेकिन ये भी होना चाहिए साथ में चेंज इन सोशल आउटलुक एंड कल्चरल लाइफ ऑफ द पीपल. दैट इज ऑल्सो मॉडर्नाइजेशन. सी हियर यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग वेरी प्रॉपरली. ओके, टेक्निकल नॉलेज इंडिपेंडेंस के टाइम पे इंडिया के पास कम था. सो इंडिया वॉज नॉट एबल टू कम्पीट विद इंटरनेशनल ब्रांड बिकॉज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा आती है. सो कॉम्पिटिशन में टिक पाना पॉसिबल नहीं है. सो मॉडर्नाइजेशन की ज़रूरत थी. मॉडर्नाइजेशन का मतलब वंस अगेन सिर्फ टेक्नोलॉजी में चेंजेस नहीं, बट चेंज इन द थिंकिंग, चेंज इन द आउटलुक, चेंज इन अंडरस्टैंडिंग, चेंज इन कल्चरल लाइफ ऑफ पीपल. ये भी होना चाहिए. दैट इज़ ऑल्सो मॉडर्नाइजेशन. ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट. To increase the production of goods and service, the producer have to adopt new technology. That is very simple. You know, अगर प्रोडक्शन बढ़ाना है then it is very clear that नई टेक्नोलॉजी आनी चाहिए. For example, if farmer wants to increase the output on the farm, then instead of using the traditional things, the seeds, they have to replace it with the new technology, new seeds. तभी फार्मर जाके आउटपुट इंक्रीज कर सकता है. So adoption of new technology is modernization in simple terms. But modernization also includes change in thinking, change in outlook, change in cultural life, change in social understanding. ये सब भी modernization का ही part है. Now, last point in modernization. It refers to change in social outlook, such as recognition that women should have the same right as men. Yes, see. Nowadays you can see women are having equal rights as men. That is also the part of modernization. That is also the point of modernization. Modernization मतलब टेक्नोलॉजी आ जाना, मशीन्स नहीं आ जाना, प्रोडक्शन बढ़ जाना, सिर्फ इतना नहीं है. लेकिन इक्वल राइट्स मैन एंड वीमेन के लिए, दैट इज़ ऑल्सो मॉडर्नाइजेशन बिकॉज दैट इज़ चेंज इन आउटलुक जो पहले नहीं था. अ मॉडर्न सोसाइटी मेक यूज़ ऑफ द टैलेंट्स ऑफ द पीपल. नाउ इट इज सी मॉडर्न सोसाइटी में विमेन्स कितना आगे हैं. They are working in banks, factories, schools, etc. Such a society, in most occasions, is also prosperous. जहाँ सोसाइटी ऐसी है जहाँ men and women के इक्वल राइट्स हैं एंड वुमेन्स के टैलेंट्स को यूज़ किया जाता है, then that society is prosperous. So far we have seen two objectives. One about growth, second about modernization. Third topic, self-reliance. See, in layman's language, in simple terms, सेल्फ रिलायंस मतलब हमें किसी के ऊपर डिपेंड रहना नहीं है.
किसी का इंटरफियरेंस चाहिए नहीं, दैट इज सेल्फ रिलायंस. सी द फर्स्ट लाइन, इट मीन्स नॉट डिपेंडिंग ऑन एक्सटर्नल हेल्प, और यू कैन से नॉन इंटरफियरेंस बाय फॉरेन कंट्रीज. okay, non depending on external help, and or you can say non interference by foreign countries. किसी का interference चाहिए नहीं, we are self dependent, no need to depend on anyone, that is self reliance. Now a nation, it is actually here a nation. A nation can promote economic growth and modernization by using its own resources or by using the resources from the other country. इससे सिंपल है, अगर किसी भी कंट्री को ग्रोथ करना है, किसी भी कंट्री को मॉडर्नाइज होना है, तो यहाँ तो उनको क्या करना होगा, अपने पास जो रिसोर्स है उनका यूज़ करना होगा, या तो रिसोर्सेज किसी और कंट्री से इंपोर्ट करना होगा. यही दो रास्ते हैं. अगर उनके पास रिसोर्सेज हैं तो वो रिसोर्स यूज़ करके वो डेवलप हो जाए, सेल्फ रिलायंस हो जाए. अगर रिसोर्सेज नहीं है तो क्या करना पड़ेगा, नो अदर ऑप्शन बट दे हैव टू हैव द रिसोर्सेज फ्रॉम सम अदर कंट्री. सो इन द फर्स्ट 7 5-year प्लान, जो ये 40 years का ड्यूरेशन है जिसमें 7 5-year प्लान्स इंप्लीमेंट हुए थे, उसके बारे में है. द फर्स्ट 7 5-year प्लान गिव इम्पोर्टेंस टू द सेल्फ रिलायंस, विच मीन्स अवॉइडिंग इम्पोर्ट्स ऑफ दोज गुड्स विच could be produced in India itself, which is import substitution. जो गुड्स हम इंडिया में बना सकते हैं वो गुड्स हमें दूसरी कंट्री से इंपोर्ट करना नहीं है. दैट वॉज डिसाइडेड इन द फर्स्ट 7 5-year प्लान, दैट वी नीड टू गो फॉर दैट गुड्स विच वी कैन मैन्युफैक्चर, सो नो नीड टू इम्पोर्ट दैट गुड्स फ्रॉम सम अदर कंट्री. इट वॉज सो बिकॉज इंडिया हु वॉज सी ये है ना, थोड़ा प्रैक्टिकल भी है कि सेल्फ रिलायंस के बारे में हमने क्यों सोचा. बिकॉज यू नो in the introduction portion, first chapter में we have seen that ब्रिटिशर्स ने almost 2 centuries तक इंडिया के ऊपर रूल किया. सो इंडिया फ्री हुआ था 47 में, 1947 में. सो नाउ इंडिया डोंट वांट, नेवर वांट दैट अब और कोई कंट्री उनके कंट्री में इंटरफियर करे. इट वॉज सो बिकॉज इंडिया हु वॉज रिसेंटली फ्रीड फ्रॉम फॉरेन domination should give importance to self reliance. Okay, so now country don't want that other country should interfere here and etc, so they want to become self reliance. It was feared, ये फियर था लोगों के मन में. उस समय के जो पॉलिटिशियन, थिंकर्स, स्कॉलर्स थे, ये डर था उनके मन में कि अगर हम दूसरी कंट्री से इंपोर्ट करते हैं, फूड सप्लाईज, फॉरेन टेक्नोलॉजी, फॉरेन कैपिटल मे मेक इंडिया डिपेंडेंट कंट्री. ओके, सो अगर हम किसी और कंट्री से ये सब चीज़ें मंगवाते हैं तो हो सकता है हम उनके ऊपर डिपेंड हो जाए. जब आप किसी के ऊपर डिपेंड हो जाते हो, देन व्हाट दे विल डू, दे विल ट्राई टू इंटरफियर इन योर पॉलिसीज़ में इंटरफियर करना मतलब कंट्री में इंटरफियर करना है. धीरे धीरे ये आगे बढ़ता जाता है. नेक्स्ट इज इक्विटी. सी कोई भी कंट्री में अगर ग्रोथ हो रहा है, मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, लेकिन इक्विटी नहीं है तो वो ग्रोथ एंड मॉडर्नाइजेशन कोई काम का नहीं है. So along with growth and modernization, it is also important to ensure that economic development is shared by all the citizens. Yes, development होना चाहिए, हर एक citizen का all round development होना चाहिए. You know, modernization है, नई टेक्नोलॉजी आ गई है, ग्रोथ भी है, GDP भी अच्छा हो रहा है, लेकिन the things are in the hands of rich people only. The poor people is still suffering. Then the modernization and growth is of no use. So what इज़ वन ऑफ द लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव में इक्विटी को क्यों रखा गया है? बिकॉज द थिंग्स शुड बी शेयर्ड बाय ईच एंड एवरी वन. ओके, सो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज शेयर्ड बाय ऑल द सिटीजन्स टू प्रमोट सोशल. अब यही सोशल जस्टिस है. ओके, सिर्फ मनी गोज इन द हैंड्स ऑफ फ्यू, ये सोशल जस्टिस नहीं है. इक्वालिटी होनी चाहिए, इक्विटी होनी चाहिए. एक्चुअली यही सोशल जस्टिस है. तो ग्रोथ एंड मॉडर्नाइजेशन तो है ही, लेकिन साथ में इक्विटी भी आना चाहिए. ना ये कैसे होगा? इक्विटी कंट्री में कैसे आएगी? बाय इम्प्रूविंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ वीकर सेक्शन. जो वीकर सेक्शन है, जिनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कम है या नहीं है अच्छी, उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को ऊपर लेके आना है. नो, रीजनल इनइक्वालिटीज़ एंड इनकम इनइक्वालिटीज़. इनकम इनइक्वालिटीज़ मतलब कोई रिच है, कोई पुअर है,
रीजनल इनइक्वालिटीज़ मतलब कोई रीजन ज़्यादा से आगे है ग्रोथ में, कोई रीजन कम आगे है, कोई रीजन में ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा है, कोई रीजन में डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, दैट शुड नॉट बी देयर. सो इनकम इनइक्वालिटीज़ नहीं होनी चाहिए, रीजनल इनइक्वालिटीज़ भी नहीं होनी चाहिए, तब जाके सोशल जस्टिस होगा. सी हमने फर्स्ट पॉइंट में देखा था ये सोशल जस्टिस कैसे होगा, जब हर एक सिटीज़न इक्वल शेयर करेगा तब सोशल जस्टिस होगा. रीजनल इनइक्वालिटीज़ कम हो जाएंगे, रीजनल इनकम इनइक्वालिटीज़ कम हो जाएंगी, तब जाके सोशल जस्टिस आएगी. पॉइंट नंबर 3, growth, modernization and self-reliance by themselves may not improve. Okay, growth, modernization, this is may not. Okay, growth, modernization and self-reliance by themselves may not improve the kind of life which people are living. You know, अगर तीन चीज़ें आप लोगों को दी जाए, ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस, यू नो, कोई एक जोन में, कोई एक कंट्री में, मानो ये तीन चीज़ें हो गई, बट इससे हो सकता है द पीपल लिविंग इन दैट जोन और एरिया मे नॉट लिव अ हैप्पी लाइफ. बिकॉज रीज़न क्या हो सकता है, इक्विटी नहीं है, क्योंकि कुछ ही लोगों के पास पैसा है. इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू एंश्योर दैट बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी इज रीच्ड to the poor sections also instead of being enjoyed by the rich people. सिर्फ rich people ही चीज़ों को enjoy करें and poor section उन चीज़ों को enjoy ना कर सके, then ये equity नहीं है. You know, the thing should be shared by everyone. Regional inequalities नहीं होनी चाहिए. You know, rich and poor दोनों prosperity को enjoy करें, तब जाके equity आएगी. Okay, so last point here. Every Indian should be able to meet his or her basic necessities of food, decent house, education, healthcare, etc. Inequality in distribution of wealth should be reduced. So everyone should be able to enjoy his basic necessities. You know, distribution of wealth equal होना चाहिए. जब ये सब चीज़ें आ जाएंगी, then आप लोग कह सकते हो कि इक्विटी आ गई. See the points once again. Economic development is shared by all the citizens. You know, development सब लोगों का होना चाहिए, all the citizens. Okay. फिर रिड्यूस क्या होना चाहिए, इनकम एंड रीजनल इनइक्वालिटीज़ रिड्यूस होनी चाहिए. ओके, सिर्फ रिच पीपल ही नहीं, लेकिन पुअर पीपल भी प्रॉस्पेरिटी को एंजॉय करे, ये होना चाहिए. ओके, एंड बेसिक नेसेसिटीज़ हर एक की सेटिस्फाई होनी चाहिए. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ इक्वल होना चाहिए. ये सब चीज़ें अगर हो जाती है, देन आप लोग कह सकते हो कि इक्विटी हो गई है कंट्री में. So that is the fourth point. Now full employment. So understand the definition of full employment. It's very simple. Full employment. Full employment is a situation when everyone who is able to work, willing to work at the existing wage rate and is working. See, four things you need to understand here. जब हम full employment की बात कर रहे हैं, see the things which I am marking. Full employment is a situation when everyone who is able to work, 1, willing to work, 2, at the existing wage rate, 3, and is working. अगर ये चार चीज़ें आ जाती हैं, then you can say full employment है. Once again, see definition easy है, learn हो जाएगी यहाँ पे. Full employment is a situation when everyone who is able to work, willing to work, at the existing wage rate, and he gets the job. If these four things are satisfied, you can say full employment उस country में है. Now, it means there should be higher rate of active participation of working age group in economic activities. मतलब economic activity में contribution ज़्यादा होना चाहिए लोगों का. Higher rate of active participation of working age group. ज़्यादा से ज़्यादा age group actively part करे. See, for example, कोई एक फैमिली ले लो जिसमें मानो देर आर 6 members and if only one person is earning, then his earning is used by rest of the 5 people also. So on one earning, he himself and rest of the 5, so 6 people are dependent. यहीं अगर ऐसा हो जाए कि उसी फैमिली में से सिर्फ एक नहीं, 2 और लोग अगर काम कर रहे हैं, then you can say active participation of working age. दूसरे लोग भी काम कर रहे हैं. So फुल एम्प्लॉयमेंट वाली सिचुएशन, हायर रेट होना चाहिए पार्टिसिपेशन वर्किंग में, दैट इज़
point in full employment. Full employment also rules out, हाँ जहाँ full employment है ना वहाँ the two things will never come, and the two things are poverty and unemployment. These two things will never be there. So अगर full employment आ जाता है then it rules out, वहाँ से हट जाएगा. Rules out मतलब will move away. What? The two things, poverty and unemployment. Okay, so these are the 5 points that we have done. No, so first point was about the growth, where we have seen about the GDP. The second point was modernization, where we have seen that सिर्फ टेक्नोलॉजी इम्प्रूव होती है उसको मॉडर्नाइजेशन नहीं कहते, लेकिन सोशल आउटलुक भी चेंज होना चाहिए, दैट इज़ मॉडर्नाइजेशन. Third point that we have seen was about self-reliance. You know, the country wants to become independent. They don't want that they depend on someone else. You know, अगर किसी के ऊपर ज़्यादा डिपेंड रहते हैं तो ये फियर भी है कि they start interfering in the political या other policies of the country. That is the next point about self-reliance. Then the point that we have seen here was about full employment. So 4 things you need to understand in full employment. No, that is a person who is able to work, willing to work at the existing wage rate, and he gets the job. That is point 4. And इससे पहले जो हमने point किया था that was about equity. You know, अगर growth है, modernization है, self reliance है, लेकिन equity नहीं है, then also the things are not going to work. Equity मतलब you know, there should be income distribution equal होना चाहिए. The thing should be enjoyed by the rich as well as the poor also. Okay, hope you are very clear with this objectives. You know, if there is any doubt regarding this topic that we have done today, you know, you can call me. So read the things properly. Again, once again, any doubt, feel free to call, and thank you. One more point, full employment is directly related to economic growth. अगर full employment है तो economic growth भी हो जाएगा. Okay, thank you.